So, dear students, today we are going to discuss about the another classification and assessment of characteristics, strength and virtue. We have already discussed on Clifton Strength Finder or Gallup Theme Finder. Another classification of character, strength and virtue is given in terms of value in action. So VIA, it is known as VIA, value in action. What is this value in action classification, and how character, strength and virtue is being measured in the terms of value and action classification? Value in action classification of strength is basically proposed by Martin Seligman and Christopher Peterson in 2004. और इस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये DSM की एंटीथेसिस के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है, ताकि साइकोलॉजिकल जो भी स्ट्रेंथ है उनको समझने और उसको विकसित करने, प्रमोट करने के लिए जो है रिसर्च किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। पेटरसन और सेलिगमैन का मानना था कि जैसे जो नेगेटिव साइकोलॉजी है, या इसको आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, उस तरह के कोई एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन या सिस्टम ह्यूमन स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए अब तक नहीं थी, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने ये क्लासिफिकेशन डेवलप किया है। इसमें जो VIA क्लासिफिकेशन है, इसमें कॉमन लैंग्वेज का यूज किया गया है, और ये स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है। स्ट्रेंथ के डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कि जैसे अभी इसका क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, उसी तरह इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस भी डेवलप हो। डायग्नोसिस मीन्स पहचान से है, और ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ के टर्म में उसके डेवलपमेंट से है, नर्चरेंस से है, इन्हांसमेंट से है। ये जो दोनों पॉइंटर साइकोलॉजिस्ट थे, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट पेटरसन और सेलिगमैन, इनका मानना था कि वी रिलाई ऑन द न्यू साइकोलॉजी ऑफ ट्रीट दैट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट आर स्टेबल एंड जनरल बट आल्सो से बाय द इंडिविजुअल सेटिंग एंड दस कैपेबल ऑफ चेंज। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने के लिए, या उसके जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जिसको हम लोग कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड वर्चूज कहते हैं, दे आर स्टेबल। और लेकिन सेटिंग में परिवर्तन होने के साथ, इंडिविजुअल के लाइफ में परिवर्तन होने के साथ, इसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसा कि आपने पर्सनालिटी में पढ़ा होगा कि पर्सनालिटी ट्रेट्स आर आल्सो स्टेबल बट दे आर नॉट प्लास्टर, दे आर इन प्लास्टिसिटी। समय के साथ उनमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन रिलेटिवली स्लो होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है VIA का, इसको जो है मुख्य रूप से जो है एक फाउंडेशन है जिसको कहते हैं मेर्सन फाउंडेशन। इस मेर्सन फाउंडेशन ने इस क्लासिफिकेशन को ओरिजिनली डेवलप करने का प्रयास किया, और इसमें दो बेसिक क्वेश्चन थे। जैसे मैंने कल गैलप ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था, उसी तरह से VIA क्लासिफिकेशन मेर्सन फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया। So researchers working with this foundation are trying to respond these two basic questions. First one is, how can one define the concept of the strength and highest potential? कैसे किसी को, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस स्ट्रेंथ को या हाईएस्ट पोटेंशियल को डिफाइन कर सकता है। दूसरी चीज ये थी कि हाउ कैन वन टेल that the positive youth development program had succeeded in the meeting its goal। मतलब इसमें नर्चरेंस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। प्रोग्रेस या डेवलपमेंट जानने के लिए निश्चित रूप से आपके पास जो है टूल्स होने चाहिए, जिससे एसेस किया जा सके, मेजर किया जा सके कैरेक्टरिस्टिक को। तो दोनों चीजें इसमें हैं। एक तरह से
उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने की भी बात है और उसको मेजर करने की भी बात है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के आधार पर इस क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया है। और इसमें देखा इन्होंने कि जो कैरेक्टर है, इसके कंपोनेंट के रूप में वर्चू, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और सिचुएशनल थीम्स, इन 3 चीजों को रखा गया है। वर्चूज को कहते हैं देयर कोर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूड बाय सम मॉरल फिलॉसफर, रिलीजियस थिंकर और एवरीडे folk। आपको याद होगा कि कल मैंने जो है इनिशियल जो अटेम्प्ट था इस क्लासिफिकेशन का, जो चाइनीज फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया था, उसमें भी इन वर्चूज की चर्चा में हुई थी। कैरेक्टर स्ट्रेंथ, दे आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट डिफाइन द वर्चू। एंड सिचुएशनल थीम्स वो होती है दैट इज स्पेसिफिक हैबिट दैट लीड पीपल टू मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जो आपका बिहेवियर है वो सिचुएशनल थीम, और जो साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसको जो आपके वर्चूज को डिफाइन करता है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो एक तरह से हायरार्की है, बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रेंथ या सिचुएशनल थीम, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चू, ठीक है। तो आपके ये जो बिहेवियर्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस में आप जो बिहेवियर का मैनिफेस्टेशन करते हैं, यही स्ट्रेंथ के रूप में देखने को मिलता है। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखें कि जो वर्चूज होती हैं, जिसको हम लोग अभी बताया कि कोर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूड बाय मॉरल फिलोसफर रिलीजन, ये 6 तरह की बेसिक वर्चूज हैं जिनको हिस्ट्री में जो सर्वे किया गया, हिस्टोरिकल सर्वे किया गया पेटरसन सेलिंगमैन के द्वारा, उसमें ये चीजें उमर्ज हुई हैं, उभर के आई हैं कि विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांसेंडेंस, दीज आर द 6 बेसिक वर्चूज जो मोर एंड लेस जो है यूनिवर्सल हैं और लगभग हर सोसाइटी में पाई जाती है। इसके यूनिवर्सलिटी के पीछे जो कारण दिया गया वो है इसकी बायोलॉजिकल ओरिजिन, बायोलॉजिकल ग्राउंड, क्योंकि ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये चीजें डेवलप हुई, ठीक है। सर्वाइवल, स्पेसीज के सर्वाइवल के टर्म में इसको देखा गया। तो ये जो वर्चूज हैं, ये व्यक्ति के लिए जो है गुड कैरेक्टर तभी बनती है जब ये थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, ठीक है। जैसे कभी कभी आप करेज दिखाते हैं या अक्सर दिखाते हैं, विजडम आपका कभी कभी काम करता है, आप में ह्यूमैनिटीज की जो है फीलिंग कभी आती है या अक्सर आती है। तो जब ज्यादातर आती है तो वो जो है आपके गुड कैरेक्टर का सिंबल बन जाता है, ठीक है। जस्टिस आप कब दिखाते हैं, जब आपका नुकसान हो रहा होता है या आप न्यूट्रल होकर दिखाते हैं। मॉडरेशन की स्थिति क्या है, ट्रांसेंडेंस की स्थिति क्या है। कैरेक्टर स्ट्रेंथ की जो अगर हम बात करें तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ को पेटरसन सेलिंगमैन कहते हैं कि these are the capacity for thinking, feeling and volition and behaving, ठीक है। and they are viewed as a pathway to the great wisdom of great virtue of wisdom, courage, humanity, justice, temperance and transcendence। तो ये वो रास्ता है जो वर्चूज की तरफ जाता है, ठीक है। कई बार इसको जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है गुडनेस का। हमारी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसी तरह कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो है इस वर्चूज के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि कैरेक्टर, कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ मिलकर एक वर्चू का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकल है, ग्रेट, या इसको कह सकते हैं प्रोसेस है या मैकेनिज्म है जो वर्चू को डिफाइन करते हैं। या कह सकते हैं कि ये वो रूट है जिसके द्वारा हम वर्चू का प्रदर्शन करते हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ जैसे विजडम की वर्चू है, इस विजडम की वर्चू को प्राप्त करने के लिए क्रिएटिविटी
क्यूरियोसिटी, लव ऑफ लर्निंग, ओपन माइंडेडनेस और पर्सपेक्टिव, ये जो है 4-5 कैरेक्टर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यानी कि ये जो है 5, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, लव ऑफ लर्निंग, ओपन माइंडेडनेस एंड पर्सपेक्टिव, ये 5 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जो मिलके विजडम नामक वर्चू का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे आपने पर्सनालिटी में पढ़ा होगा ना कि एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, ओपननेस। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी, अब जैसे न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है, इम्पल्सिविटी होनी चाहिए, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एंजस एंजाइटी होनी चाहिए, इस तरह के 3-4 चीजें, 5 चीजें मिलती हैं जाके वो निर्मित। तो उसी तरह से आपका ये कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ मिलकर एक वर्चू का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज सिचुएशनल थीम है, जिसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी जो गैलप थीम फाइंडर्स हैं या जो है उसमें की थी। और सिचुएशनल थीम्स आर स्पेसिफिक हैबिट दैट लीड पीपल टू मैनिफेस्टेड गिवन कैरेक्टर स्ट्रेंथ इन गिवन सिचुएशन। तो कोई कैरेक्टर स्ट्रेंथ अगर आप में है तो उसका प्रदर्शन आपके व्यवहार में जिस रूप में होता है उसी को सिचुएशनल थीम कहते हैं। ठीक है, और ये थीम जो है सेटिंग बाय सेटिंग डिफर होती है। ठीक है, गैलप की जो रिसर्च थी उसमें जो 34 सिचुएशनल थीम्स पाए गए थे उसकी चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर ली है। ठीक, अब देखें तो ये वर्चू, कैरेक्टर स्ट्रेंथ और सिचुएशनल थीम में एक प्रकार की हायरार्की है। ठीक है, तो बिहेवियरल लेवल पर क्या है, सिचुएशनल थीम, ठीक है, जिसको आप हैबिट कहते हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या है या मेंटल लेवल पर क्या है, वो है आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो टॉप लेवल पर आप जाते हैं जिसको आप और ब्रॉडर लेवल कह सकते हैं, कई बार आप जो है उसको स्पिरिचुअल लेवल भी कह सकते हैं, तो जो है वो जाता है वर्चूज की तरफ। तो ये एक प्रकार से इसमें हायरार्की है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से वर्क प्लेस पर रिलेट होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस में जो रिलेशन है, रिलेटेडनेस है, ये इम्पैथी को, इंक्लूसिवनेस को, ये सब सारी चीजों को सकता है। ठीक, जो कि काइंडनेस जो स्ट्रेंथ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और काइंडनेस को अगर हम और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखें तो ये जो है सोशल इंटेलिजेंस या जो ब्रॉड क्लास है वर्चूज का, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटीज। तो इन द टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन टू सब जो है सब्ट्रैक्शन, ये चीजें हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे सिचुएशनल थीम ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ये मोर और लेस मीडियोकर, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है सब्जेक्टिविटी दोनों। लेकिन जब वर्चूज पर जाते हैं वहां अब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन से अगर आप नीचे जो है आते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ, तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड सिचुएशनल थीम, इस तरह से ये हायरार्की ऑर्गेनाइज। कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चूज के जो सर्च के लिए मार्टिन सेलिगमैन और उनके जो कलीग्स थे पैटरसन, सॉरी क्रिस्टोफर और उनके और भी लोगों ने इस पर जब काम करना शुरू किया, तो इन्होंने जो भी वर्ल्ड के मेजर रिलीजियस और फिलोसफी ट्रेडिशंस हैं उनकी स्टडी की। और ये ज्यादातर स्टडीज में, ज्यादातर कल्चर्स में, रिलीजन में, ये जो 6 मेजर वर्चूज जिसकी अभी मैंने चर्चा की, विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस और ट्रांसेंडेंस, ये जो है अक्रॉस द कल्चर ये पाए गए। तो ज्यादातर कल्चर में ये जो है 6 वर्चूज देखने को मिले। ठीक है, और
कि वर्चूज का अध्ययन, जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसको अब्स्ट्रैक्ट को और जो है एक्सप्लेन करने के लिए, इसको और रियलिटी के ग्राउंड पर ले आने के लिए कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर फोकस किया गया। मैंने वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ, वो साइकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट और मैकेनिज्म जिसके द्वारा इन वर्चूज को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो पेटरसन सेलिगमैन ने जो है कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कुछ असेसमेंट टूल्स और ये क्लासिफिकेशन डेवलप किए हैं, असेसमेंट टूल्स। इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब वो मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल इन लोगों ने जो है ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के असेसमेंट के डेवलपमेंट के लिए किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी चीज को। जैसे बहुत सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा इट इज अ ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर, तो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में बहुत कुछ जो है सम्मिलित है। फिर आखिर ये पर्सनालिटी से कैसे भिन्न हो, कौन सी चीज हो जो है, जैसे कब हम इसको कहेंगे कि ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया उसमें है, ठीक है। तो कुछ इसके क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि अगर ये सारे तो नहीं पर मैक्सिमम को फुलफिल करेगा तभी हम इसको कैरेक्टर स्ट्रेंथ की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज है ऑब्लिगस जो है। ऑब्लिगस का यहां मतलब होता है कि ये अक्रॉस द कल्चर्स वर्ल्ड वाइड, या कह सकते हैं कि ये सर्वव्यापी हो ज्यादातर सोसाइटीज में, कल्चर में, या इसको आप एकदम सिंपली यूनिवर्सैलिटी कह सकते हैं, यूनिवर्सल हो, हर जगह पाया जाए, तब ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया में। दूसरा क्या है? फुलफिलिंग, उस कैरेक्टर स्ट्रेंथ से व्यक्ति के अंदर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। नॉट समथिंग दैट डिमिनिश अदर। कैरेक्टर स्ट्रेंथ वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों को नुकसान करता, ठीक है। मोरली वैल्यूड, नैतिक रूप से वो महत्वपूर्ण है। मेजरेबल, जिसका मापन किया जा सकता। डिस्टिंक्टिवनेस, एक दूसरे से भिन्न हो। एंड दे आर ट्रेड लाइक, जनरली स्टेबल ओवर द टाइम। बट ट्रेड लाइक है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। एब्सेंस इन सम पीपल, सब में नहीं होता, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, डिग्री का, क्वांटिटी का फर्क है। एंड ऑब्जर्वेबल इन चाइल्ड प्रोडिजीज, तो बच्चों में ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है, उनके खेल कूद में, उनके एक्शन में, उनके व्यवहार में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत इस तरह के होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे लर्न करते हैं झूठ बोलना, क्योंकि परिवार से, समाज से सीखते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। और नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर VIA स्ट्रेंथ, जो दूसरे स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि दो चीजें जोड़कर एक तीसरी स्ट्रेंथ नहीं बनाते। एंड डेलिबरेट टारगेट ऑफ सोसाइटल प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, समाज में इसको विकसित करने के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस चल रही होती है। तो दीज आर द कैरेक्टर क्राइटेरिया फॉर द कैरेक्टर स्ट्रेंथ। अगर किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को कैरेक्टर स्ट्रेंथ में इंक्लूड होने के लिए इसके मैक्सिमम क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना होता है, ठीक है। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इस टर्म में देखें तो पेटरसन सेलिगमैन ने 2004 में एक बुक लिखी है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। तो जिस तरह से आपका APA का आप पढ़ते हैं DSM, उसी तरह से ये इनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू का क्लासिफिकेशन है, ठीक। उसमें उन्होंने जो है साइंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर काफी काम किया हुआ है। और
इन लोगों ने जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ को जैसे डिफाइन किया, जैसे मैंने बताया, इट इज पाथवे टू वर्च्यू वैल्यूड बाय मोरल फिलोसफर एंड रिलीजियस थिंकर ओवर द टाइम। कैरेक्टर स्ट्रेंथ जनरली हमारे थॉट में, इमोशन में और बिहेवियर में मैनिफेस्ट होता है, प्रदर्शित होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ क्यूरियोसिटी का एक एग्जांपल है। जैसे क्यूरियस थॉट क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि जो हमारे जो टीचर है उनके पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है, जैसे आपको लगता है क्यूरियस, अरे वाह सर भी ऐसा सोचते हैं, ठीक है, हम सर के साथ अगले किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ये क्यूरियोसिटी का थॉट है। अब ये क्यूरियोसिटी इमोशन में कैसे होगा, आई फील इंटरेस्टेड इन समथिंग न्यू, आई फील एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है, ठीक है? कई बार होगा आई फील फियर टू अननोन दैट टीचर पोटेंशियल नेगेटिव रिएक्शन टू माई आइडिया। से आप क्यूरियस थॉट है कि जैसे आपके टीचर के पास कोई नया आइडिया है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, वो आइडिया आपको भी पसंद है। इमोशन क्या है, कि आप गए ऑफर लेकर और उसने रिजेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन या एंजाइटी इसको आप कहते हैं। क्यूरियस बिहेवियर क्या है, कि अपने काम के लिए अप्रोच करना, पूछना, ठीक। और एक चौथा महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिसको विल और मोटिवेशन कहा गया है, बहुत से स्कॉलर्स इस बात को, इस फोर्थ कैटेगरी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसी के बिना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आपने नीड ड्राइव इंसेंटिव्स पढ़ा होगा, उसमें भी नीड ड्राइव इंसेंटिव्स में भी जो है मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं, कॉग्निशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी जहाँ कॉग्निशन है, उसी तरह से यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी इसकी विला मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के कोई बिहेवियर नहीं होगा, कोई इमोशन नहीं होगा और कोई थॉट नहीं होगा, इस तरह का मानना है ऐसे लोगों का। मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चुअस। तो पैटरसन सेलिगमैन ने मुख्य रूप से जो उनका साइंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, उसमें इन 10 तरह के प्रिंसिपल के ऊपर चर्चा की है। इसमें पहला प्रिंसिपल है कैरेक्टर इज प्लूरल। ये कोई वन डायमेंशनल थिंकिंग नहीं है कि आपके अंदर कोई ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी या इस तरह का कोई एक चीज है तो वही केवल कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, केवल सत्य अहिंसा एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। ये कई हो सकते हैं और एक व्यक्ति में ही कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ पाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनकी क्वांटिटी, वेरी करती है। ज्यादातर कैरेक्टर स्ट्रेंथ कम या ज्यादा मात्रा में आप में पाए जाते हैं। जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वही आपको डोमिनेंट होते हैं। जैसे आपने जो है मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में सुना होगा, उनके अंदर ये सत्य अहिंसा, ट्रूथफुलनेस का जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ था, या ह्यूमैनिटी, उसको आप कहे, काइंडनेस कहिए, ठीक है, जो भी कहिए, सत्य और अहिंसा। इसके अलावा बाकी बहुत से कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं जो उनमें बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन वही दोनों इतने हाई थे कि उसी के आधार पर उनकी पर्सनालिटी डिसाइड हो। तो दूसरी चीज क्या है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ आर स्टेबल बट कैन डू चेंज। भी मैंने बताया कि इट इज अ ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पर्सनालिटी जैसे होती है, बट उसमें चेंजेस संभव है, ठीक है। वो सिचुएशनल परिस्थितियों पर, ट्रॉमा पर, फैमिली नर्चरिंग पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि हाउ टू कल्टिवेट कैरेक्टर स्ट्रेंथ। कैरेक्टर स्ट्रेंथ आर एलिमेंटल आल्सो। तो एलिमेंटल का यहाँ मतलब, जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो वर्चूज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ मिलकर जो है आपके खास वर्चूज का निर्माण। कैरेक्टर स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक किसी चीज का आप मापन नहीं कर सकते, वो साइंस के क्राइटेरिया में बहुत मुश्किल से फिट होता है, ठीक है। और कैरेक्टर स्ट्रेंथ आर एक्सप्रेस इन डिग्री। ये जैसे कि ज्यादातर जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ थोड़ा या कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आपके पाए जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि वो अलग अलग डिग्री में
एक्सप्रेशन उसका होता है। और कई बार एक ही कैरेक्टर स्ट्रेंथ अलग अलग सिचुएशन के अनुसार वेरी करता रहता है। ठीक है, आप बहुत उत्साही हैं लेकिन पता चला कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको उत्साह दिखाने का कोई मौका नहीं है। कई बार सिचुएशन ऐसी है जैसे फ्यूनरल होम है या एम्यूजमेंट पार्क है या पब्लिक लेक्चर्स हैं, तो एक ही जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है इन तीनों जगहों पर अलग अलग तरीके से इसका प्रदर्शन हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ आर इंटरडिपेंडेंट। सारे जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं वो एक दूसरे पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे खास तौर से जो एक वर्चुअस को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे क्रिएटिविटी है और क्यूरियोसिटी है। आप क्यूरियस होंगे तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। उसी तरह कैरेक्टर स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप। तो चूंकि ट्रेड डाइट स्ट्रक्चर होने के बाद भी इसमें चेंजेस लाया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, तो इसको इंटरवेंशंस के द्वारा इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आठवां इसका प्रिंसिपल है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ कैन बी ओवर यूज, मिस यूज और अंडर यूज। ठीक है, जैसे खास तौर से आप देखेंगे क्रिएटिविटी का एक मिस यूज है ईमेल स्पैमिंग, ठीक है, हैकिंग। ठीक है, आप इंटेलिजेंस हैं, क्रिएटिव हैं, तो आप बम बना लीजिए, किसी बिल्डिंग को, देश को, समाज को उड़ा दीजिए, ये भी क्रिएटिविटी। पर वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि कहा जाता है क्रिएटिविटी इज यूनिक एंड यूजफुल आइडिया। तो इसी तरह से कैरेक्टर स्ट्रेंथ का भी ओवर यूज, मिस यूज और अंडर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने ओवर यूज ही कर दिया था, या उसको आप ये मिस यूज ही भी कर सकते हैं कि किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि सत्य अहिंसा के आधार पर बाकी जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बलिदान को, उनके इम्पोर्टेंस को जो है दबा दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से ये इस कैरेक्टर स्ट्रेंथ का मिसयूज है। और नाइन्थ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ आर इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। इसके जो परिणाम हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है, तो बहुत कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं जिनको परिणाम पर रिसर्चेस चल रही हैं। जैसे ये देखिए कि जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, जैसे परसिवरेंस का, ये अचीवमेंट के साथ ज्यादातर जो है कोरिलेटेड पाई गई, यानी कि जिनमें परसिवरेंस है ज्यादा है उनमें अचीवमेंट ज्यादा होता है। और लास्ट एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ था यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सलिटी की चर्चा मैंने शुरू में भी की है कि अक्रॉस द कल्चर दे आर फाउंड इन सेम वे। ज्यादातर सोसाइटीज में, ज्यादातर कल्चर्स में ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो VI क्लासिफिकेशन है। जैसा कि इसका मानना है कि VI क्लासिफिकेशन कोई टैक्सोनॉमी नहीं है, बल्कि ये एक क्लासिफिकेशन ही है। जो टैक्सोनॉमी के लिए कोई डीप अंडरलाइंग थ्योरीज चाहिए जो कंस्ट्रक्ट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर रिलेशनशिप की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। मेजर जो बात इस क्लासिफिकेशन में है वो है कंसेप्चुअलाइजेशन। तो जो ये VI क्लासिफिकेशन है वो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ, प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ हैं इनके जो है मापने के लिए, इनको समझने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ के अंतर्गत जो है हम लोग वर्च्यू ऑफ विजडम, इमोशनल के अंतर्गत करेज, सोशल के अंतर्गत ह्यूमैनिटी, जस्टिस। ठीक है, और प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ के अंदर टेम्परेंस और स्पिरिचुअल के अंदर ट्रांसेंडेंस। ये 6 वर्चूज की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अब इस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला वर्चू है वो है विजडम एंड नॉलेज। ये कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है जो नॉलेज एक्विजिशन एंड यूज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके इस जो है वर्चू के अंतर्गत ये टोटल 5 कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है। हमको नहीं लग रहा है कि अब आपको इन चीज़ों को भी बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई थिंक यू नो अबाउट क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस,
इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग या जजमेंटल बोलते हैं। लव ऑफ लर्निंग, लर्निंग न्यू मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं। पर्सपेक्टिव, कई बार पर्सपेक्टिव को विजडम के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये विजडम ऑलरेडी विजडम एंड नॉलेज है, इसलिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब कि योर वे ऑफ लुकिंग टू एनीथिंग, ठीक है। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सॉरी वर्चू है उसको हम लोग कहते हैं करेज। एंड दिस करेज इज स्पेशली फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो इस इमोशनल स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए इस करेज नामक वर्चूज का को एक्सप्लेन किया गया है या उसका इस्तेमाल किया जाता है। इमोशनल स्ट्रेंथ दैट इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ will to accomplish goal in the face of opposition external hinder। जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको हम लोग करेज कहते हैं। और करेज में ये देखिए 4 इसके मेन कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, जिसमें ब्रेवरी है, इसको वास्तव में कई बार करेज के जो है उसमें कह सकते हैं कि सिनोनिम्स के रूप में आप देखते हैं, ठीक है। तो ब्रेवरी का यहाँ मतलब होता है कि जब विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का यह मतलब कि जो प्रारंभ किया है उसको अंत तक चले जाना, डिस्पाइट द ऑब्स्टकल्स। लक्ष्य अगर आपने शुरू किया है किसी काम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको पूरा करना, बनाए रखना, परसिस्टेंस। इंटीग्रिटी, इसको ऑनेस्टी भी कहते हैं, वो कहते हैं ये करेज के लिए भी जरूरी है। करेज होगा तभी आप सत्य बोल सकते हैं, ठीक है। और वाइटैलिटी, या जिसको आप जस्ट या एनर्जी भी कहते हैं, तो करेज के लिए आपके अंदर इंथुसियाज्म भी होना चाहिए, एनर्जी भी होना चाहिए। तो ये 4 जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ मिलकर करेज नामक वर्चू का निर्माण। तीसरा इसमें है ह्यूमैनिटी। ये जो है तीसरा वर्चू जो है वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का यहाँ पर इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है, जो खासतौर से दूसरे लोगों के साथ रिलेट होने, उनके साथ जुड़ने, उनके साथ सहयोग करने के लिए। और इसमें ये 3 बेसिकली ह्यूमैनिटी में ये 3 जो है मुख्य रूप से कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं, जिसमें लव, काइंडनेस एंड सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो लव का यह मतलब शेयरिंग और केयरिंग से, रेसिप्रोसिटी से, बीइंग क्लोज टू अदर्स। काइंडनेस का यहाँ पर मतलब केयर, नर्चरेंस से है, एल्ट्रुइस्टिक लव से है। और सोशल इंटेलिजेंस कई बार इसको इमोशनल इंटेलिजेंस या पर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बीइंग अबाउट योर ओन मोटिव्स एंड अदर्स, हाउ पीपल आर। यहाँ पर बेसिक रूप से है कि हाउ आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए कि डिफरेंट परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, वही आपका सोशल इंटेलिजेंस। चौथा यहाँ पर जो है फोर्थ कह सकते हैं कि जो वर्चू है वो है जस्टिस। और जस्टिस सिविक स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसको कहते हैं आप जस्टिस। जस्टिस में ये मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं, जिसमें सिटीजनशिप है, फेयरनेस और लीडरशिप, ठीक है। तो सिटीजनशिप यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, टीम वर्क से है। फेयरनेस का यहाँ मतलब होता है कि किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए आपका फेयर होना, ठीक है। चाहे वो प्रोसीजरल जस्टिस हो, चाहे इंफॉर्मेशनल जस्टिस हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो सही हो, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो सही हो, मतलब सबको जो जितना डिजर्व करता उसके लिए उतना है कंट्रीब्यूशन। उसी तरह से लीडरशिप भी जस्टिस के ही अंतर्गत आता है। ये 5वां जो है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेंस, या इसको आप दूसरे शब्दों में मॉडरेशन कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि स्ट्रेंथ दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस। हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो। तो मैंने अभी मिस यूज, ओवर यूज और अंडर यूज की बात की थी। उसी तरह से इसमें है टेम्परेंस में फॉरगिवनेस एंड मर्सी, दूसरों को माफ कर देना, ये जिससे आपके साथ कोई गलत किया हो। ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, एंड जिसको मॉडेस्टी कहते हैं, ठीक है।
अगर कोई अपने लिए कुछ बोलना चाहता है तो उसको पूरा करने देना, ठीक है। अपने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं शो करना, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। प्रूडेंस जिसको हम लोग केयर कहते हैं, और सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने विल और विश पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण। ये फिफ्थ जो हमारा वर्चू है टेम्परेंस, उसके अंतर्गत ये चार कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं। और लास्ट है जो सिक्स, जो आपका है वर्चू, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस दैट इज स्ट्रेंथ दैट करेज दैट फॉर द कनेक्शन ऑफ लार्जर यूनिवर्स एंड प्रोवाइड मीनिंग। तो आपका इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना, किसी चीज को मीनिंगफुल तरीके से देखना है, ये सब सारी चीजें आती हैं। और इसके अंतर्गत ये कुल मिला के पांच कैरेक्टरिस्टिक इस ट्रांसेंडेंस में आते हैं। इसमें पहला है अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सेलेंस। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब कोई भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो उसके लिए थैंकफुल होना। होप, ऑप्टिमिज्म आप जानते हैं, ये ह्यूमर या उसको प्लेफुल कहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, इसको फेथ, पर्पस, रिलीजियसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पांच जो है मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस ट्रांसेंडेंट नामक वर्चू का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी को इस पिक्चर में दिखाया गया। हालांकि ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से तो विजुअल नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें विजडम, करेज, जस्टिस, ट्रांसेंडेंट, टेम्परेंस एंड ह्यूमिलिटी, और उसके ये अलग अलग फैसेट्स के रूप में एक वो है, बस समझ लीजिए, और कुछ नहीं। जब भी हमने डिस्कस किया उसी का जिस्ट। नाउ कम टू द असेसमेंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ बीआईए क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने पहला जो क्लासिफिकेशन बताया था वो जो है उसका भी असेसमेंट बताया, अब ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो जैसा कि स्नाइडर लोपेज ने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है कि स्ट्रेंथ इज ए कैपेसिटी फॉर फीलिंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन अ वे दैट अलाउ ऑप्टिमल फंक्शनिंग इन द परस्यूट ऑफ वैल्यूड आउटकम। इसी रूप में इस कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए पेटरसन और सेलिंगमैन ने VIA, वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्रीज का भी डेवलपमेंट किया है, जिसको हम लोग कहते हैं। जो सबसे जो ये 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उनको मापने के लिए ये कई तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलप हैं। इसमें सबसे जो पॉपुलर है वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं VIAIS, वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। पार्क पेटरसन ने इसको 2003 में डेवलप किया। फिर वैल्यू इन एक्शन राइजिंग टू ओकेजनल इन्वेंट्री है, पेटरसन का है। फिर वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री फॉर स्ट्रेंथ ऑफ यूथ है, ये पेटरसन पार्क ने ये इसको भी डेवलप किया है। फिर वैल्यू इन एक्शन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी है, एंड ब्रीफ स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसको पेटरसन सेलिंगमैन, ये कंटेंट एनालिसिस है। तो इतने इन्वेंट्रीज डेवलप हैं इसमें, लेकिन सबकी चर्चा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग वही शुरू के ये पहला और थोड़ा बहुत यूथ वाले के बारे में बात करेंगे। मेन जो है पॉपुलर यही है, वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रेंथ, इसको हम लोग कहते हैं। तो वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? ये 240 आइटम की एक सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर है, जिसमें प्रत्येक स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि कुल 24 स्ट्रेंथ हैं आपके, जो है 6 वर्चूज को माप करने के लिए। तो 6 वर्चूज, 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ, और प्रत्येक कैरेक्टर स्ट्रेंथ के लिए 10 आइटम, 240 आइटम। आपको अगर कुछ याद होगा तो कुछ इसी तरह का आंकड़ा, इसी तरह के गणित जो है आपको नियो PIR में बताई गई होगी, ठीक है। जिसमें 5 डायमेंशन है, सबके 6 फेसेट्स हैं, 30, और सब पे 8 आइटम है, 240 आइटम मान थे। तो ये उसी तरह की इन्वेंट्री है। 5 पॉइंट लिकर्ट जो स्केलिंग है यूज की गई है, जिसमें 5 होता है वेरी मच लाइक मी से लेके वेरी मच अनलाइक, इस तरह से। तो 10 इस आइटम्स के जो है मीन है उस पर्टिकुलर स्केल का वैल्यू होता है। ओरिजिनली ये जो है VIAIS इंग्लिश वर्जन में डेवलप किया गया है, और बाद में इसमें सेवरल मॉडिफिकेशंस किए गए, ठीक है। इन आइटम्स को लिखने के लिए जो स्टूडेंट्स के
एग्जाम्पल और प्रोटोटाइपल बिहेवियर्स जो थे उनके आधार पर ये चीजें पेटरसन सेलिगमैन ने लिखी हैं। इंटरनल जो कंसिस्टेंसी है इस स्केल की, जो फर्स्ट वर्जन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ज्यादातर स्केल में इसका जो क्रॉनबैक अल्फा था 70 से ऊपर पाया गया। ठीक है। और पेटरसन सेलिगमैन ने जो है बहुत लंबे डेटा पर, मतलब 1.5 लाख से ऊपर डेटा इन्होंने 2004 में ही कलेक्ट किया हुआ था, और इसके स्कोर के आधार पर इनकी जो स्केल्स को इंटरनली कंसिस्टेंट पाया। और उसी के साथ साथ जो इसकी टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी है वो 4 मंथ के पीरियड में उसमें भी कंसिस्टेंसी देखने को मिली। ठीक है। डेमोग्राफिकल रिलेशनशिप में और टर्म में भी ये जो है मीनिंगफुल है, क्योंकि देखा गया कि जो जेंडर खासतौर से कुछ जो इसके स्केल थे उसमें जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिले, जैसे women score higher in strength on humanities than men, and younger orders had higher score in humor than the older. Married participants rated themselves higher in forgiveness than divorced one. उसी तरह से social desirability score did not statistically significantly correlated with the VIAIS except prudence and religiousness. तो एक तरह से ये जो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, और आज की डेट में इसमें काफ़ी कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। ठीक है। इसमें अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन में भी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नॉमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ बाय फ्रेंड एंड फैमिली कोरिलेट अबाउट द 0.5 लेवल मैचिंग। इसमें कई फॉर्म है, जैसे सेल्फ फॉर्म में भी है, अदर्स फॉर्म में भी है। ठीक है। कोई आप अपने बारे में बताएं कि आप में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, और दूसरा भी कोई बताए, तो इन दोनों के फॉर्म में 0.5 लेवल के आसपास जो है मैचिंग देखने को मिलती है। ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ स्किल्स हैं वो लाइफ सेटिस्फैक्शन के स्कोर्स के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड पाए गए। इसकी फैक्टर एनालिसिस इसके स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है। हालांकि फैक्टर एनालिसिस में 5 फैक्टर मॉडल ही ज्यादातर इमर्ज हो गया है, जिसमें स्ट्रेंथ था रिस्ट्रेंट, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड थियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। जो 6 प्रपोज्ड मॉडल है वो रिलेटिवली प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये अक्रॉस द ग्रुप ये वैलिड है। ठीक है। और चेंज के प्रति सेंसिटिव भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि हमने उसमें बताया था क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर में, वो चेंज के प्रति सेंसिटिव नहीं है, तो वो किसी ट्रेनिंग के लिए या किसी कल्टिवेशन के लिए या किसी इस तरह के इंटरवेंशंस में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता है। उसकी तुलना में ये VIAIS ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका ऑनलाइन वर्जन यहाँ पर उपलब्ध है, VIME.org पर आप इसको देख सकते हैं। इसका पेपर पेंसिल वर्जन भी है। ठीक है। और टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 240 आइटम को कंप्लीट करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें टॉप 5 स्ट्रेंथ के बारे में फीडबैक दिया जाता है इंडिविजुअल को, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नेचर स्ट्रेंथ। तो वहाँ सिग्नेचर थीम थी, आपको याद होगा 5 थीम के बारे में, उसमें भी दिया जाता था। ठीक है। VIA के ऊपर जो इंडियन वर्क भी हुआ है, और IIT की दिल्ली की कोई प्रोफेसर हैं कमलेश सिंह, उन्होंने इसका इंडियन एडेप्टेशन भी किया हुआ है, इंडियन या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया है। दूसरा उसी तरह से जो स्किल डेवलप हुआ है वो है यूथ के लिए, जो 10 से 17 साल के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। जो IS फॉर्म है वो खासतौर से एडल्ट के लिए है, लेकिन एडोलसेंट जिसका वर्जन है, जिसको VIA यूथ कहा जाता है, वो 10 से 17 साल के बच्चों के लिए। इसमें जो है खासतौर से 96 कंटेंट है, 96 आइटम्स हैं। ठीक है। और 5 पॉइंट लिकट स्केलिंग है, बाकी सारी कुछ चीजें इसमें वही हैं। ठीक है। और इसका भी जो फैक्टर स्ट्रक्चर है जो VIA यूथ का है, वो 4 फैक्टर को सपोर्ट ज्यादा करता है, यानी जो फैक्टर एनालिसिस पर रादर देन 6।
तो ये कहीं कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है इनके रिसर्चेज में। और ये जो है चाइल्ड और यूथ जो वर्जन है ये रिलायबल और वैलिड पाया गया है। तो इस तरह से दो वर्जन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी वर्जन्स का जो है तो काम भी चल रहा है और वो ज़्यादा उतने पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस वगैरह थोड़ा सा कठिन हो जाती है, तो जो माइनर वेरिएशंस के साथ। तो ये दो वर्जन जो VIA-IS और VIA-यूथ, ये दो महत्वपूर्ण वर्जन है इसके। VIA क्लासिफिकेशन पर आधारित वैल्यू इंडक्शन इन्वेंटरी, जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चूज को मापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ और वर्चू, मैंने आपको ये टॉपिक दो रेफरेंस में बताया। जैसे कि आपने बीमारियों के क्लासिफिकेशन में DSM और ICD पढ़ा हुआ है, उसी तरह से VIA है वो कह सकते हैं कि वो ICD है, और वो DSM की तरह है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है और ये ओपन जो है रिसोर्स में ज़्यादा ही होता है, ये उपलब्ध है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक, असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू। अब आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आपकी जिज्ञासा हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं है, मुझे लग रहा है सबको सब समझ में आ गया। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे क्लास।